विषय क्योंकि विवाह का है तो इसके साथ कुछ रोचक विषय और भी जुड़े हुए हैं जो कि हम सीखेंगे और रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे। बाल मुकुंद जी, आप अपना परिचय दे दें। जी, मैं मेरा नाम पंडित बाल मुकुंद है। मैं उत्तर प्रदेश बदायूं से आता हूँ। जी, डॉक्टर ललित पंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, गुरुजी की छत्र छाया में ही हमारा जो ये रिसर्च है ये होगा। हरवंश जी। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हरवंश जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। ऑडियो तो आ रही है आपकी, वीडियो भी ऑन कर लीजिए। जी सर, जी मूर्ति भी सर। दिखनी चाहिए ना। हाँ वीडियो, हाँ ये अब थोड़ा सा क्लैरिटी कम, अब बेटर हो रहा है। हाँ हाँ सर बिल्कुल नमस्कार सर। जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, हाँ। अश्विनी जी आप भी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, मैं अश्विनी बम्बई हाँ से जी, हूँ। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। जी, अश्विनी जी हाँ। मुंबई से हैं और यहाँ पे हमारी जो ये कक्षा है सभी शोध विद्यार्थी हैं। तो सर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज आप विवाह के विषय में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करें। बाकी हम जो थंब रूल्स वगैरह हैं वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालते रहेंगे, जिससे कि इन्हें जितनी भी कुंडलियां इनके अपने पास हैं या हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी उनके ऊपर ये वर्क कर सकें। और ये जितनी भी कुंडलियों के ऊपर वर्क होगा इस 3 महीने में उन सबको हम एक बुक के फॉर्मेट में या स्पाइरल के फॉर्मेट में तैयार करके इन सब के पास भेजेंगे आपके सिग्नेचर के साथ। बिल्कुल बुक लिखी जाएगी, आप बेफिक्र रहिए, कोई बात नहीं। जी पूरा सर। रिसर्च पेपर लिखा जाएगा। एक थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते हैं नवग्रहों की, जिसके जी सर। जिससे सृष्टि चल रही है ना। जी फिर हम बातें शुरू करते हैं। बिल्कुल। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी अनुशयितसैवो गुरु गुरुर्ब्रह्मा शुक्रः शनिराहु शनिराहुः सर्वे ग्रह शान्तिकराः भवन्तु। सभी सज्जनों का, महानुभावों का, मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, एक थोड़ा सा व्यवधान है, बहुत क्षण भर का। इस व्यवधान की वजह भी मैं आपको बता ही दूंगा। कई बार क्या होता है, आप सारे विद्वान हैं, जो अंग्रेजी में कहावत है ना, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। हम सोचते बहुत कुछ है, विचार करते हैं, एक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, बहुत कुछ होता है। वो अल्टीमेटली जो ऊपर वाले ने जो लिखा है वो ही हो जाता है, वो होके ही रहता है। सही बात है। फिर अब इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, ये आपके, मेरे, मनोज जी के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं दूसरी कहने जा रहा हूं। तो अगर ऐसा ही है, नियति लिखी ही है, फिर आपकी हमारी क्या जरूरत? आप हम क्यों बात करें, हम क्यों ज्योतिष विधा को पढ़ाएं वो करें? इसका काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? वेदस्य निर्मलम चक्षुः, जो ज्योतिष है, वेदों का निर्मलता से, सूक्ष्मता से, गहनता से देखने वाला जो आंख है, चक्षु मीन्स आंख है, वह ज्योतिष है ना। तो ये अर्थात पूर्णता से, संपूर्णता से देखने वाला जो विधा है वो ज्योतिष है। वो बहुत बारीक चीज को भी
चाहे वो इंट्राओकुलर लेंस हो, मैग्नीफाइंग ग्लास हो या दूरबीन हो, उसमें गलती हो सकती है, उसमें त्रुटि हो सकती है, उसमें कमी रह सकती है। लेकिन एक जो अच्छा कॉम्पिटेंट ज्योतिषी है, जो अच्छा मार्गदर्शक है, उसके पढ़ने में, उसके प्रेडिक्शन में गलती की संभावना नहीं हो सकती। और यही हम हमारी आपकी साधना है। अब साधना की जब हम बात करते हैं, आपको अनायास कुछ बात मेरी अटपटी लग सकती है। साधना किस तरह की? जो मेरे समझ में आता है, हम यहाँ सारे पारिवारिक लोग हैं, परिवार में रहते हैं, माता पिता भाई बहन स्त्री पुरुष सारे रिश्ते नाते हम सब निभाते हैं, है ना? ये पारिवारिक लोग। जो साधना का जो प्रयोग किया जाता है, जनरली सन्यासियों के लिए प्रयोग किया जाता है। और आजकल अगर आप देखते हैं, कुंभ चल रहा है, हरिद्वार कुंभ, उसमें एक विशेष जो बहुत आदरणीय है, पूजनीय है, नागा साधु, वो कुंभ के मौसम में ही, कुंभ के समय अक्सर निकलते हैं, वो विशिष्ट साधना करते हैं। तो उस साधना से हम किस तरह से हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, आप बीच में बिल्कुल, सबसे रिक्वेस्ट है, वैसे हम जनरली नॉर्मल क्लास होती है तो ऑडियो बंद करवा देते हैं, लेकिन आप ऑडियो ऑन रखिए। आप कुछ कहना चाहते हैं, मेरा सेंटेंस खत्म हो जाए तो आप तुरंत बात, बजाय हाथ उठाने के आप बात कर दीजिए, मैं सुनूंगा, बात करेंगे, तो कंप्लीट कर लूं इसको। तो वो साधना से जो मेरा मतलब है, उस तरह की दंडी स्वामियों की जैसी साधना नहीं, या नागा साधुओं की जैसी साधना नहीं। हमारी साधना, मेरी साधना क्या है, मनोज जी की साधना क्या है, हरवंश जी की साधना क्या है, या और भी हम आप जैसे जितने मित्र हैं, मैं किसी को बहुत प्रकांड पंडित, किसी को बहुत ही हल्का अल्पज्ञानी भी नहीं कह रहा, या किसी भी विषय का हो, किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, उम्र का हो, संप्रदाय का हो, सबके पास अलग अलग ज्ञान है, विज्ञान है, समझ है, परख है। लेकिन आपकी और हमारी, आपकी और मेरी, मनोज जी की, हमारे इस बिरादरी की, हम चाहे किसी भी जगह रहते हों, किसी उम्र के हों, हमारी जिम्मेदारी कुछ अलग है। वो वेदस्य निर्मलम चक्षु जो हमने कहा, जो ज्योतिष में के लिए कहा गया है, वह उस चक्षु को हमने साधने की जरूरत है। साधना मीन्स फिर हम कोई समाधि लगा के साधना नहीं, उसमें हम इतनी ईमानदारी से कोशिश करें कि जब हम फलित करें, ये कुंडली आपके सामने आती है तो यस, 1 से 2 3 4 5 तक ही नहीं, एक के बाद दूसरा देखो 11 का नंबर पर पहुंच रहा है, 21 पहुंच रहा है, 51 पहुंच रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है। मैं जंबल करके, जंप करके नहीं, धोखा देखे नहीं, वास्तव में से को रिलेशन हमारे स्टेब्लिश हो रहे हैं, बातें प्रूव हो रही हैं, और बातें प्रूव हो रही हैं उसके लिए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम लेके, एक ही बात से नहीं, एक ही सब्जेक्ट से नहीं, एक ही तथ्य से नहीं। विवाह नहीं हुआ, ये सप्तम भाव देख लिया, गुरु देख लिया, शुक्र देख लिया, बस। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए यही वजह है जो मनोज जी ने आपको, हमको यहाँ पर एकत्रित किया है ना? तो अर्थात उसमें और बहुत सी चीजें हैं। आप कुछ बाल मुकुंद जी कहना चाहते हैं, आपकी बात पहले सुनी जाए, उसके बाद फिर मैं बात शुरू करता हूँ, बात कंटिन्यू रखूंगा। ये साधना की बात हम पहले करते रहेंगे, विवाह से संबंधित साधना में अब हम इसके बाद पहुंचने वाले हैं। आप शुरू कीजिए प्लीज, मैं तब तक तो अल्प जल ग्रहण कर लूं प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो सबसे पहले कहा था साधना, साधना बराबर बाय तपस्या, संध्या, यही इसका वर्णन हुआ ना? जो आप कह रहे हैं बाल मुकुंद जी, यह बात भी सही है। तो मैंने उसमें दो और तरीके हमारे जो, यहाँ तो श्रीमान जी त्रिकाल संध्या का वर्णन किया गया है, हम तो गायत्री नहीं नहीं, जपता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा पंडित, और देखिए मैं कोई वो नहीं, एक उसके माध्यम से सीखने के लिए जुड़े से ही जुड़ा हूँ, तो मैं उसी हिसाब से सिर्फ प्रश्न किया है, कोई उत्तर उसका नहीं है आपका किया हुआ बात का, ठीक है ना? तो 3 चीजें तो महाराज हमेशा ही सिफर हैं, एक तो धनवान, दूसरा बलवान और तीसरा ज्ञानवान। ये तीनों ही इस संसार में अपूर्ण है, कोई पूर्ण नहीं है किसी से। पहली बात तो ये सत्य है। बात आती है साधना की, तपस्या की, तो त्रिकाल संध्या हमारे सनातन में बताई गई है। करिए। हाँ ठीक है, ठीक है ना? तो वो जो दंडी स्वामी करते हैं, जितने भी आपने कहा, वे ब्रह्म साधना में संलग्न रहते हैं।
अब मैं आपको अगर थोड़ा सा रोकूं, या साधना जी, से जी। मेरे मतलब कहते ब्रॉडर स्पेक्ट्रम था, मैंने कहा वो साधना भी है, हम सब पारिवारिक लोग हैं, हमारे को बिल्कुल, बिल्कुल। पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाते हुए भी कार्य करना है, एक। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा, जो प्रयोग हम करना है, जो चीज हम वैदिक ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है, आगे भी जो हम करते जाएंगे, उसमें और कैसे वैल्यू एडिशन हो, उसी हमारा अल्टीमेट काम तो क्या है, सप्तम भाव या विवाह से संबंधित जो ये हमारा कक्षा जी, है, जी। प्रयोग है, रिसर्च है, इस पे हम कंसंट्रेट करेंगे। यस, उसमें और कैसे वैल्यू एडिशन हो, कैसे उसमें गुड़ और डल जाए, मिठास और बिल्कुल। डल जाए, चाशनी और डल जाए, वो चाहे रबड़ी हो, जलेबी हो, या और कोई भी हो, उसमें और शुद्धता भी आ जाए, परिपक्वता भी आ जाए, उसका तत्व भी बढ़ जाए। ये मेरी साधना से मतलब इस लय में था। वो जो बात आप करें बिल्कुल, बिल्कुल। त्रिकाल संध्या है, सिद्धि भी है, वो बात भी है, वो काम भी अलग है। आप कर सकते हैं जो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल। कुछ हम कर सकते हैं, कुछ संभव है, कुछ हम किसी भी वजह से उसमें बहाने कर देते हैं, चाहे संभव कहें, नहीं हो पाएंगे, कोई बात है। लेकिन इस विधा के लिए, इस ज्योतिष विधा के लिए हमको इस तरह की जो हम अब आपने बात कोरिलेट किया, जो मैं बात करने जा रहा हूँ, यस, इस तरह की इतनी साधना की जरूरत, नितांत आवश्यकता होती ही है। जी। जय हो आपकी। जय हो आपकी। अब आगे कुछ और बात करें, बिल्कुल जी। तो ताकि माफी चाहूंगा, मैं आपको फिजिकली चाय ऑफर नहीं कर सकता। जो मैंने एक क्षण भर का व्यवधान कहा था, तो चाय आ गई थी, तो मैंने चाय ले ली और मैंने कहा मैं पी लेता हूँ, कि आपका 1 घंटा रुकूंगा, थोड़ा सा मुझे भी वो टॉनिक चाहिए, है ना। जी सर जी। लेकिन जब हम पर्सनली मिलेंगे तो हम जरूर चाय को साथ और कुछ भी भोजन भी एंजॉय करेंगे। सब कुछ बिल्कुल सर। तो अब जो बात, जल्द ही कोशिश करेंगे कि सभी मिलें। जी, जी। चलिए अब हम बात करते हैं विवाह। यदि जो बाकी मित्र हैं, पिछली बार भी हमने एक थोड़ा सा 1 घंटे का कुछ बात की थी, उसमें रहे होंगे, तो कुछ बातें तो शायद वो रिकलेक्ट कर पा रहे होंगे, या वीडियो मिला होगा, नहीं मिला होगा तो मनोज जी वीडियो शेयर भी कर देंगे। आज हम थोड़ा सा उसका दूसरा पक्ष अगर हम देखने की कोशिश करें, विवाह हो यह सनातन पद्धति है, विवाह हो यह पारिवारिक गुण है, विवाह होना एक हिंदू पद्धति में तो कम से कम वंश वृद्धि के लिए विवाह होना आवश्यक है। ये तो बिल्कुल सात्विकता है, और ये इसके लिए चाहे वो भगवान श्री राम रहे हो, या और किसी भी रूप में संत पुरुष रहे हो, महात्मा रहे हो, यह कार्य तो ईश्वर प्रदत्त है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जो लीलाएं की, उनकी जो गोपियां थी, राधा रानी थी, और भी थे, यह उसका एक संस्कार था। और ये हमारे जो षोडश संस्कार हैं, उन षोडश संस्कारों में भी विवाह का संस्कार एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है ना। ये तो बात ठीक है। तो अब विवाह हो, यह हर कोई चाहता है, और कम से कम उसका, जिसका जो एलिजिबल है, वह तो चाहता ही है, उसके पेरेंट्स तो चाहते ही हैं, उसके अपने छोटे बड़े भाई बहन नाते रिश्तेदार तो चाहते ही हैं, और भी समाज भी चाहता है। पर यह लड्डू, मैं वर्ड यूज करूं तो, क्या वास्तव में सबको मिल जाता है, या सबको आसानी से मिल जाता है? एक मिल जाता है या आसानी से मिल जाता है? तो मीन्स कुछ इफ्स बट्स हैं, उसमें कुछ डाउट्स हैं, कई बार दिक्कत भी होती है, कई बार नहीं भी मिल पाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जब समय है उस समय से लेके बहुत लंबे समय के बाद मिल रहा है, बहुत देर से मिल रहा है। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात है, हैमरिंग एट द अपॉर्चुन टाइम मेक्स ए गुड डेंट। मीन्स जब जिस चीज का समय हो, उस कार्य को उसी समय किया जाए, तो उसका रिजल्ट, फल प्रतिफल अच्छा मिलता है, मजबूत मिलता है, अधिक मिलता है ना। यदि विवाह किसी वजह से बहुत देरी से हो, अब जो बाल विवाह की प्रथा थी हमारे देश में, कानूनी रूप से तो हट गई, पर अभी भी कभी कभी ऐसी बातें सुनाई देती हैं। ऐसा हो जाता है, या उसमें टूटन हो जाए किसी भी वजह से,
और भी कोई अड़चन हो जाए तो उसको, मेरा विचार है उसके बाद की हम पहले बात करें। आज होने की बात तो हमने पिछली बार भी की थी और जब हम कंटिन्यू करेंगे रिसर्च में तो बात करते रहेंगे, है ना। तो अगर आप सहमत हो तो हम देखें अड़चन क्यों होती, क्या आपने विचार किया है कभी कुंडली मिलाते हुए? क्योंकि ये बात सही है, कुंडली मिलान के लिए आपके पास जो वहां की देश काल परिस्थिति है, जो समय है, उस समय पर यदि कुंडली मिलान हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो सभी खुश होते हैं। जब समय निकल जाता है, कुछ देर हो जाती है, साल 6 महीने की नहीं, 2 3 4 5 साल 8 10 साल की लेट हो जाती है, बार बार होने के बाद भी नहीं हो पाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं, विच्छेद हो जाते हैं, अड़चन हो जाती है, फिर क्या करते हैं? तो ये काम है, कोर्ट कचहरी मुकदमा कुछ हो जाता है, या वो बहुत परेशान हो जाते, तंत्र मंत्र यंत्र टोटके भी करते हैं, वे कैसे विवाह हो, है ना। तो अब शुरुआत में हमने कहा था कि तुलसीदास जी की बात कहें, कोई है जो कोई राम रचि राखा। ये है वही जो राम। तुलसीदास जी तो कहते हैं भैया जो भगवान राम ने रचा है वही होगा। फिर जो हमने ज्योतिष वेदस्य निर्मलम चक्षु की बात की, उसकी जरूरत क्या है? लोग कहते हैं फिर ज्योतिष की क्या जरूरत है? तभी मैं बात कर रहा था साधना की बाल मुकुट जी, साधना की मीन्स हमारी जिम्मेदारी इस विषय को, इस दैवीय ज्ञान को, इस महर्षि पराशर द्वारा प्रदत्त विधा को साधने की, प्रयोग करने की, इसमें और अधिकार जमाने की और अधिक शुद्धता से काम करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और अधिक होती है। तब आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, जब आते हैं आपके पास, हम कैसे उससे बिहेव करें, कैसे उनकी बातों को सुने, और क्या वास्तव में हम उस कुंडली को पढ़ पाते हैं, क्या हम उनको समाधान दे पाते हैं क्या? यह बात बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर, एक कॉम्पिटेंट वकील, एक कॉम्पिटेंट ज्योतिषी निर्बाध रूप से कार्य कब करेगा? जब उसको उसका विस्डम हो, उसकी पावर हो, नॉलेज हो। और एक बहुत ही इसमें, बाकी प्रोफेशन की बात मैं नहीं जानता, हमारे इस प्रोफेशन में, विशेषतः ज्योतिष के प्रोफेशन में, वो थोड़ा सा भगवत कृपा इस तरह की है, वजह जो भी रही हो, इसमें लक्ष्मी और सरस्वती की जो वैर है ना, मित्रता नहीं होती है ना, वो बिल्कुल मैंने टेस्ट किया है। कोई काम के लिए आपसे समाधान दिया, मैं तो अपनी बात बताता हूँ, दूसरे क्या कर रहे हैं उनको शायद होता है कि नहीं मैं नहीं जानता। अगर मैंने लालच किया कि भैया यजमान आया है, मैं इतना दक्षिणा ले लूं, इतने कार्य करा दूं, है ना, तो मेरी वाणी में कहीं न कहीं पॉज हो जाता है, विश्राम लग जाता है, ब्रेक लग जाता है, और उसके जाते फिर बातें रिकलेक्ट होती हैं। ये 3 4 5 बार मेरे को कई लोगों ने कहा, मेरे विद्यार्थियों ने भी कहा, मेरे मित्रों ने भी कहा, और मैं खुद भी अनुभव किया। आज जो आना भैया बार बार तंग करता है, नहीं मैं तो पैसे लूंगा, है ना। तब क्या हो रहा है, वो लक्ष्मी सरस्वती का वो है, या हमारे प्रोफेशन में ये है। हाँ, यह बात भी सही है कि आज की जो दुनिया है, आप नहीं लेंगे तो लोग चले जाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुंडली देख दो जी, वजह बता दो जी, कुछ उपाय बता दो जी, हमारे को टोटका बता दो जी। तो वो काम की जरूरत जब है तब आप देखें, उसमें देश काल पात्र परिस्थिति का विचार जरूर करें, लेकिन हम जानने की कोशिश तो करें कि वजह क्या है विवाह में अड़चन की, चाहे वो डिलेड हो या और कोई भी बात हो। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, और विशेषतः हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अड़चनों की बात में बात करेंगे, कुछ बात आती है तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, और सब अपना ऑडियो वीडियो ऑन रखें, फिर हम बात शुरू करते हैं। चलिए, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, छोटे सूक्ष्म 1 2 3 4 पॉइंट, नहीं तो मैं फिर आगे शुरू करता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। क्या आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, अड़चन के लिए मंगलिक योग बनता हो, मंगलिक योग का यदि कैंसिलेशन होता हो कहीं पर, तो उसके फल अलग हैं। अदरवाइज स्वस्थ रूप से मंगलिक योग बनता हो, तब क्या विवाह में अड़चने नहीं आती, देरी नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है ना। या आपने कभी ऐसा देखा है, नहीं देखा तो आज से ध्यान रखना, मंगलिक नॉन मंगलिक के विवाह यदि कर दिया जाए, या अननोन कपल है, उन्होंने नहीं मिलाया, पेरेंट्स ने नहीं मिलाया,
दूसरे जाति धर्म के हैं तो उनमें तनाव नहीं रहता क्या? सक्सेसफुल रेट कितना होता है उसका? जब कोई प्रॉब्लम आती है तब आप अगर देखते हैं तो अगर मंगलिक योग है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। हाँ, कैंसिलेशन मंगलिक योग का हो रहा हो फिर वो बात बजाय नेगेटिव होने के पॉजिटिव होती है। तो मंगलिक योग ही ऐसा है, अर्थात मंगल लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में स्थित होने पर लग्न कुंडली के मंगलिक योग बनता है। और यही मंगल यदि स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, मूल त्रिकोण राशि के हों, तब बजाय ये मंगलिक योग तो बनेगा। तब इन 1 4 7 8 10 12वें भाव में 1 4 7 8 12वें भाव में होने पर मंगलिक योग तो बनेगा, लेकिन वो बजाय नुकसान करने की, डिले करने की, डिनायल करने के या और कोई एक्स्ट्रा फोर्स यूज करने के वह सद्मार्ग की तरफ ले जाएगा, टाइमली मैरिज करा देगा, अर्ली मैरिज करा देगा। क्योंकि ये तो बात सारे जानते हैं कि अपने भाव को, अपने हाउस को कोई बिगाड़ता नहीं, सुधार की कोशिश करता है ना। स्वग्रही कोई भी ग्रह है, उच्च का कोई ग्रह है तो इस भाव में स्थित उस भाव को तो खराब नहीं करेगा। और मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4 7 8, ये तो दृष्टियां ना मंगल की, तो वो उन भावों को खराब नहीं करते हैं। तो यह अपवाद है। और नॉर्मल केस में यदि इनके अलावा स्वराशि, मूल त्रिकोण या उच्च की राशि के अलावा मंगल बनता है तब मंगलिक योग बनता है, तब उसमें अड़चने आती हैं। भले ही वो मंगलिक योग कैंसिलेशन होता हो। कैसे होगा? जिस राशि में, जिस भाव में मंगलिक योग बन रहा है उसका स्वामी उसमें स्थित हो जाए तो ऐसे करने की प्रवृत्ति आज के समय है कि ये थोड़ा मंगलिक है, आंशिक मंगलिक है। भैया थोड़ा और आंशिक कुछ नहीं होता, प्रभाव है। मैं तो उच्च का, मूल त्रिकोण का भी मंगलिक योग ही कह रहा हूँ, स्वराशि का भी मंगलिक योग ही बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पर उसका प्रभाव पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव तो है ही है। मंगलिक योग का जो प्रभाव वो तो है ही है। और यही यदि किसी शुक्र के साथ हो रहा हो, शनि के साथ हो रहा हो, जिसका कैंसिलेशन हो रहा है, चंद्रमा के साथ हो रहा हो, मित्र के साथ हो रहा हो, शत्रु के साथ हो रहा हो, नहीं भैया वो कैंसिलेशन कितना होगा पता नहीं, उसका आंशिक या मंगलिक कैंसिल हो गया पूरा तो नहीं होता। वो स्वराशि, उच्च और मूल त्रिकोण के बाद भी नहीं होता, प्रभाव होता है। पर वो उसके प्रभाव के वाला कुछ न कुछ बेनिफिक रिजल्ट भी दे देता है, अर्थात वो विवाह में अड़चनों को समाप्त करने की ताकत भी रखता है। क्योंकि सबसे ताकतवर ग्रह सेनापति तो मंगल महाराज ही हैं। ये तो एक बात थी मंगली की। यदि शुक्र तथा मंगल, मंगलिक योग बनता हो 1 4 7 8 12वें भाव में हो, एक। दूसरी बात है मंगली की शुक्र तथा मंगल यदि त्रिकोण में हो, त्रिकोण कौन सा है? लगन, पंचम भाव और सप्तम भाव, 1 5 7 तीन ही तो त्रिकोण है। ठीक है, लगन केंद्र में भी आता है। अभी त्रिकोण की बात बोलिए तो पहले भाव में हो, पंचम भाव में हो या सप्तम भाव में हो, आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि पंचम और नवम तो मैं स्थित होने से तो मंगली योग नहीं बनता। तब भी विवाह में अड़चने आती हैं। लगन में हो, पंचम में हो, सप्तम में, शुक्र और मंगल की युति अगर हो, हालांकि शुक्र मंगल की युति संबंधों के लिए थोड़ा नेगेटिव भी कही, किसी तरह की बातें हो सकती हैं। अब वो देश काल पात्र परिस्थिति पर डिपेंड करेगा, देखना होगा। लेकिन शुक्र तथा मंगल के यदि संबंध लगन, पंचम, सप्तम में बनते हो तो वह भी दूसरी बात हमने कही, वह भी किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं विवाह में, वैवाहिक संबंधों में अड़चन देने वाले होते हैं। दो संबंध, दो बात आई। यदि पिछली बार भी हमने जो तीसरी बात कही, पिछली बात में हमने कही थी अकेले सूर्य हो सप्तम भाव पर या द्वादश भाव पर और किसी प्रभाव में ना हो, युति कम से कम और किसी की ना हो, अकेले सूर्य हो या अकेले शनि हो या अकेले गुरु हो, वो मेल फीमेल किसी की भी कुंडली में हो, सप्तम में, द्वादश में सूर्य, सूर्य, गुरु या शनि, तीनों में से कोई भी अकेले स्थित हो
और कोई भी प्रभाव ना हो, प्रभाव मतलब किसी और ग्रह की युति ना हो, किसी और ग्रह की दृष्टि ना हो, तब भी विवाह में या तो अधिकांशतः डिनायल जैसी पोजीशन आ जाती है, अड़चन की पोजीशन आ जाती है, और या डिले तो होता ही है। इसकी वजह क्या थी? सूर्य, सब विवाह का भाव तो सप्तम है। सूर्य यदि सप्तम में हो, राजा है ना, पिता है, अब पिता का विवाह कहाँ कराएंगे एक बच्चे, और राजा अपने विवाह की बात कहाँ करेगा? पूर्णत्व को प्राप्त होने के बाद तो राजा बनेगा, पहले राजा की पदवी कहाँ मिल रही है? तो वह, उसका काम तो प्रजा के लालन पालन में है, वो विवाह का उसको समय नहीं है, न इच्छा है। और दूसरे गुरु, गुरु विवाह की बात करेंगे, गुरु तो वो तो पाप की बात है ना, उनका तो काम मार्गदर्शन का ही है, वो व्यवधान करने वाले। और शनि महाराज, शनि महाराज तो नपुंसक हैं, वो तो सेवक है, उनको विवाह से क्या लेना, उनको तो काम सेवा ही करना है, सेवादार ही हैं। तो ये तीनों यदि अलग हों, अकेले हों, किसी भी निप्रभाव के हों, तो भी विवाह में डिनायल जैसी स्थिति ही होती है। हाँ, अब इन तीनों में से किसी दो की भी युति हो गई हो, सप्तम में या द्वादश में, सूर्य, गुरु या शनि, इन चाहे आपस में इनका शत्रु मित्र व्यवहार कुछ भी हो, तब विवाह जल्दी होता है या विवाह अवश्य होता है। लेकिन अकेले अगर हो तब ये अड़चन देने वाले होते हैं। इसी बात हमने की। शुक्र या सप्तमेश, शुक्र का नाम इसलिए शुक्र, ये तो मुझे उम्मीद है आप जानते हैं कि विवाह के कारक भी शुक्र हैं, नंबर एक, और सप्तम भाव के स्थिर कारक भी शुक्र महाराज ही हैं, है ना। यदि किसी की कुंडली में शुक्र महाराज नीच के हों, और नीच के होकर छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो जाए, 12वें में कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट और है, उसके हम थोड़ा सा वैल्यूएशन और भी करेंगे। नीच के शुक्र छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में स्थित हो, तो भी यह विवाह में डिले बताता है, अड़चन बताता है, डिनायल नहीं बताता। जो सूर्य, गुरु और शनि की बात की थी हमने सप्तम या द्वादश में, लेकिन यह डिले तो बताता ही। हाँ, लेकिन इसी शुक्र के साथ भले ही नीच के हों 6, 8, 12 भाव में, और कोई भी संबंध बन रहे हों, विशेषतः मंगल के, तो विवाह या वैवाहिक संबंध, शारीरिक संबंध अवश्य होते हैं नीच के होने पर भी। और यदि सप्तमेश जो भी हो या सप्तम के कारक शुक्र महाराज अपने से द्वादश में हो, अपने से द्वादश, वही बात आ गई, छठे भाव में आ गए, अब सप्तमेश कुछ भी हो सकते हैं, तब भी विवाह में अड़चन आती है, वैवाहिक सुखों में दिक्कत आती है। और इसके अलावा जो 5, 7, 9 पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव, पंचम के कारक गुरु महाराज, सप्तम के कारक शुक्र महाराज, नवम के कारक फिर गुरु महाराज। 5, 7, 9 पंचम, पंचमेश, सप्तम, सप्तमेश, नवम, नवमेश का यदि संबंध बनता हो, फिर तो अफेयर से मैरिज हो सकती है, कोई बात नहीं, विवाह हो गया, संबंध स्थापित होने की प्रबल संभावना होती है। लेकिन यदि यह शत्रुवत हो, 5, 7, 9 के स्वामी या 5, 7, 9 के कारक शत्रुवत होकर सप्तम या द्वादश में युति करें, सप्तम या द्वादश में स्थित होकर युति करें, या और क्या सर कंटिन्यू करेंगे? हाँ जी, कंटिन्यू करेंगे जी, क्योंकि तो अभी युति करें, सभी जुड़ जाएंगे दोबारा से। ठीक है जी, और युति करे, तब भी क्या होता है, वह विवाह में बाधा देते हैं, अड़चन देते हैं। 5, 7, 9 के कारक, 5, 7, 9 के जो स्वामी हैं, यदि शत्रु हो तब ये विवाह में बाधा देते हैं। हाँ, यदि ये मित्र हो तो विवाह अवश्य होता है,
तो अड़चन देने के लिए शत्रुवत व्यवहार कौन करेंगे?